हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है? आई होप आप लोगों ने रक्षाबंधन के मजे किए होंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने संडे की छुट्टी को अच्छे से एंजॉय किया होगा। हेलो करण, हेलो ऋषि, हेलो हिरक, हेलो सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। तो गाइस, आज शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी। हालांकि मैंने आपको लास्ट क्लास मतलब शनिवार तक मैंने आप लोगों को आर्टिकल 23 और 24 तक करवा दिया था। और मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास को प्रोसीड करने से पहले बस एक दो बातें हैं, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद फिर हम अपने पॉलिटी के सेक्शन में आते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है प्यारे बच्चों कि एक तो आप सभी बच्चे जो मेन एग्जामपुर चैनल है, सबसे पहली चीज क्या है कि जो हमारा मेन एग्जामपुर का चैनल है, आप इस एग्जामपुर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारी क्लास में कुछ बच्चे इतने प्यारे बच्चे होते हैं कि मैडम मैं तो 2 बार सब्सक्राइब करके आ गया। तो बाल को एक चीज याद रखना, 1, 3, 5 बार बटन दबाने हैं। ठीक है, 2 और 4 बार बटन नहीं दबाना है। तो एक तो आपको क्या है, एग्जामपुर के मेन चैनल को आप लोगों को बच्चा सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जिससे ये जो हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार और आगे बड़ा हो जाए। ठीक है, और इसमें नए बच्चे ऐड ऑन हो जाए। दूसरी चीज ये है कि अगर गाइस आप में से कोई आधार बैच में एडमिशन लेना चाहता है, आधार बैच में एडमिशन लेने का मतलब है कि अगर कोई 2022, 23, 24, 25 की तैयारी कर रहा है तो आप बच्चा लोग इस पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई समाज का कमजोर वर्ग है या आप अभी मतलब अरेंज नहीं कर पा रहे हैं फीस वगैरह, तो बेटा आप EMI पे भी कर सकते हैं। EMI का क्या ऑप्शन रहेगा, किस तरीके से EMI मिलेगी, वो सारी की सारी चीजें आप एप्लीकेशन पे जाओगे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे जाओगे, फिर उसके बाद आपको वहीं पे ही EMI का ऑप्शन दिख जाएगा। तो वहां पे जो पूरे साल का EMI है, मंथली EMI है, एवरीथिंग आपको वहीं पे दिख जाएगा। तीसरी चीज ये है बच्चा कि एक हमारा, जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हो तो आपको ऑप्शनल का पेपर भी चूज करना होता है। ठीक है, ऑप्शनल का पेपर भी चूज करना होता है। बेटा मेरा जो ऑप्शनल है, मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी ऑप्शनल, समाज शास्त्र है। तो अगर कोई भी बच्चा सोशियोलॉजी में इंटरेस्टेड है, कोई भी बच्चा चाहता है सोशियोलॉजी को लेना, ठीक है, क्योंकि एक तो शॉर्टेस्ट है, GS में भी काम देता है, और दूसरी चीज ये भी है कि इसका स्कोरिंग भी बहुत अच्छा होता है। इवन अप्रोक्सीमेटली 325, 330 इतने मार्क्स इसमें आराम से आ सकते हैं। तो बच्चा लोग, आप लोगों को अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना है तो आप इस पे भी ले सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि अगला बैच जो बनेगा वो 1 साल के बाद बनेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है बेटा, जो इसकी फीस है 5999 ये फीस है। ठीक है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए बेटा, अब शुरू कर देते हैं हम लोग अपनी क्लास। जल्दी से इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सभी अपने जो आपके साथी गण है उन सबको ये आप सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से, जिससे ये सेशन का जो बेनिफिट है वो सभी बालक लोग ले सके। ठीक है बालकों, तो बेटा अब हम आगे बात करते हैं अपनी इस क्लास के अंदर फंडामेंटल राइट की। तो बेटा आप लोगों को आर्टिकल 21, 21A, आर्टिकल 22, 23, 24 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की, फंडामेंटल राइट 4। फंडामेंटल राइट 4, ठीक है बेटा। फर्स्ट फंडामेंटल राइट क्या है? क्या है फर्स्ट फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वालिटी। डॉक्टर BR अंबेडकर जी और उनकी टीम जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो उन्होंने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, हमारे देश का कानून सभी लोगों को बराबर समझता है। फिर दूसरा राइट की बात करते हैं, सबको समानता का अधिकार है। तीसरे की बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। और चौथा फंडामेंटल राइट कहता है राइट टू, जो कि आपका आता है आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28, राइट टू
right to freedom, right to freedom of religion, right to freedom of religion, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भाई प्रत्येक व्यक्ति की धर्म की स्वतंत्रता भी होनी जरूरी है। क्योंकि जब आप स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ घूमना फिरना, खाना, रहना या एक्सप्रेशन, यही सारी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता ये भी होनी चाहिए कि आप किस पर बिलीव करते हैं, आपका क्या फेथ है, आपका क्या विश्वास है, वो भी आपकी फ्रीडम के अंदर आता है। पर बेटा, जैसे विकास ने क्वेश्चन पूछा था लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फ्रीडम लिखा गया, लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी अगर वर्ड लिखा होता तो एक्सट्रीम की बात होती, मतलब एब्सोल्यूट की बात होती, परंतु यहाँ पे फ्रीडम वर्ड दिया गया। फ्रीडम का मतलब क्या है कि इसके साथ इसकी रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई हैं। ठीक है प्यारे बालकों, तो आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब एक एक करके देखते हैं ये जो 4 आर्टिकल है, इन 4 आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आर्टिकल 25, आर्टिकल 25। अच्छा, एक चीज और है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 25 से 28 किसको दिया गया है। क्या ये सिटीजन को है या एलियन को है या दोनों को है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया गया है किसको? सिटीजन को भी दिया गया है, नागरिक को भी दिया गया है और विदेशी को भी दिया गया है, एलियन को भी दिया गया है। तो दोनों के लिए है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप लोग लिखते हुए चलिएगा, फिर एक बार में सब समझ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 25 कहता है every person has right to propagate, profess or conscience his or her religion, his or her religion। ठीक है, his और her religion। तो इसका हम लिख लेते हैं, हिंदी क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति, आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 कहता है प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपने धर्म का, कि वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार विश्लेषण कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, प्रचार प्रसार विश्लेषण कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 कहता है आर्टिकल 26 कहता है, अभी हम समझेंगे सारा, पर बेटा आप लोग सब मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। एवरी पर्सन हैज राइट, every person has right to manage, every person has right to manage his or her religious affair, his or her religious affairs। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण रूप से कर सके। मतलब किस तरीके से कार्यों को करना है? पूर्ण रूप से कर सके,
विधिवत कर सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 25, 26, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है देयर इज नो टैक्सेशन, देयर इज नो टैक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये क्या कहता है आर्टिकल 27? धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई कर नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा। धर्म के नाम पर कोई कर नहीं लगेगा। देयर इज नो टैक्सेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। आगे बात करते हैं आर्टिकल 28, फिर उसके बाद इस पूरे को हम लोग एक बार में समझ लेते हैं। ठीक है, एवरी पर्सन कैन establish religious institutions प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक संस्थान, प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक संस्थान स्थापित करने के लिए, धार्मिक संस्थान स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है बालकों, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ओके फाइन। चलिए बेटा अब इसे समझते हैं क्या कहते हैं ये आर्टिकल्स। ठीक है, समझते हैं एक एक करके क्या आर्टिकल्स बोलते हैं। तो आर्टिकल 25 से 28 प्यारे बालकों मुझे इतना समझ में आ गया कि ये सिटीजन और नागरिक दोनों के लिए है। ठीक है, अच्छा अब आर्टिकल 25 क्या कहता है? एवरी का मतलब प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है प्रोपोगेट का मतलब है कि फैलाना, प्रचार करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं हिंदू व्यक्ति, ठीक है, अब मैंने हिंदुइज्म को अपनाया, अब मैं हिंदू की बुक्स जो हैं, रिलीजियस बुक्स जो हैं, जैसे गीता कुरान वगैरह, गीता हो गई, गीता को मैंने आगे प्रोपोगेट किया। ठीक है, मैंने रामचरितमानस को प्रोपोगेट किया। आपने कई बार देखा होगा मेट्रो स्टेशंस वगैरह के बाहर गीता बांची जाती है, पुस्तक दी जाती है, कुरान दी जाती है या कुरान बांचे जाते हैं। तो आप जिस भी धर्म को मानते हो, आप उस धर्म के बारे में दूसरों को बता सकते हो, दूसरों को प्रोपोगेट कर सकते हो अपने विचार। ठीक है, और इसी के साथ साथ प्रोफेस का मतलब होता है कि आप अपने धर्म को अपना सकते हो। अब बेटा यहाँ पे अपनाने का मतलब क्या है भाई? एक जो मुस्लिम व्यक्ति होता है वो बुर्का पहनता है तो मुस्लिम इस्लाम को अपना रहा है। ठीक है, 5 बार की नमाज पढ़ना जरूरी है, ये इस्लाम धर्म कहता है। लाइफ टाइम में 1 बार हज यात्रा जरूरी है, ये इस्लाम कहता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जितना भी आप कमाते हो उसका 10% आपको गरीबों को देना है, ये सिखिज्म कहता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हर धर्म का अपने अपने विचार हैं, अपने अपनी शिक्षाएं हैं। तो भारत के अंदर चाहे कोई नागरिक है, चाहे कोई विदेशी है, भारत के अंदर आता है, भारत में किसी भी धर्म को अडॉप्ट करने के लिए वो स्वतंत्र है। आपकी मर्जी, आप चाहे खंडा पहनो, आपकी मर्जी चाहे आप कृपान रखो अगर आप इस धर्म के अंदर हो तो, आपकी मर्जी चाहे आप तिलक लगाओ, आपकी मर्जी चाहे आप तुलसी की माला पहनो, आपकी मर्जी चाहे आप कड़ा पहनो, आपकी मर्जी। क्यों? क्योंकि आप उस धर्म को अडॉप्ट कर रहे हो। तो आपको ये समझ में आ गया कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। अब ये चीज क्यों है,
ये चीज क्यों है, क्यों कोई भी धर्म को अपना सकते हो? क्योंकि बेटा जो इंडिया है, इंडिया का जो नेचर है वो क्या है? सेकुलर नेचर है। भारत का जो नेचर है वो क्या है? सेकुलर नेचर है। सेकुलर का मतलब क्या है? अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता देती हूँ। आर्टिकल 25 क्लाउस 2 के अंदर, आर्टिकल 25 क्लाउस 2 के अंदर है डेफिनेशन ऑफ सेकुलराइजेशन, डेफिनेशन ऑफ सेकुलर। ठीक है, अब क्योंकि मैं सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ तो सेकुलर, सेकुलरिज्म, सेकुलराइजेशन, क्या इन तीनों में भी अंतर है? खैर वो सब चीज़ें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, ये तो पॉलिटी की क्लास है, तो पॉलिटी की क्लास में तो खैर आपसे दूर दूर तक कोई सेकुलर, सेकुलरिज्म या सेकुलराइजेशन, इनके अंदर अंतर क्या है कोई नहीं पूछेगा। पर फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। तो आर्टिकल 25 क्लाउस 2 के अंदर है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, सबसे पहले तो आपको धर्मनिरपेक्षता पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है। सेकुलर का मतलब होता है स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं है। और जब राज्य का कोई धर्म नहीं है तो आप स्वतंत्र हो, आप किसी भी धर्म को अपनाओ, किसी भी धर्म को ना अपनाओ, किसी भी धर्म का आप प्रोफेस करो, किसी को भी आप बांचो, वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है। आप इस धर्म में हो, आप दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हो तो आप दूसरे धर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हो। तो मतलब राज्य कहता है क्योंकि मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं सेकुलर हूं। एक वर्ड मैंने बोला था सेकुलराइजेशन। बेटा सेकुलराइजेशन का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति धर्म से लेके सेकुलर की तरफ जाने लगता है, इस प्रोसेस को कहते हैं सेकुलराइजेशन। ठीक है बेटा, तो मैं आर्टिकल 25 बता रही थी, उसी के अंदर ही मैंने आपको आर्टिकल 25 के अंदर ही मैंने आपको आर्टिकल 25 क्लाउस 2 भी बता दिया। आगे बात करते हैं। ठीक है, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब क्या है? कॉन्साइंस का मतलब क्या है भाई? आप अगर किसी धर्म को अपना रहे हो तो उस धर्म का क्या साइंटिफिक वे है? जैसे कई लोग कृष्णा इस्कॉन को अपनाते हैं, कई लोग इस्कॉन को अपनाते हैं। जब वो इस्कॉन को अपनाते हैं तो आप देखिए वहां पे धर्म गुरु होते हैं, गुरु होते हैं। आप शिष्य बनना चाहते हैं, आपके एग्जाम्स होंगे, आपको टेस्ट पास करना होगा, तब जाके आप कॉन्साइंस, आप उस चीज को अडॉप्ट कर सकते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति, आर्टिकल 25 कहता है आप सभी स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को अपनाएं, किसी भी धर्म को ना अपनाएं। आपको थीस्ट रहना है, अथीस्ट रहना है, धर्मवादी रहना है, धर्मनिरपेक्ष रहना है, अपने धर्म को बांटना है, अपने धर्म को आगे प्रोपोगेट करना है, या विश्लेषण, कॉन्साइंस, वो आपकी अपनी इच्छा है, आप लोग स्वतंत्र हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई। आर्टिकल 26, अच्छा एक चीज और है, आर्टिकल 25 एक चीज और कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप अपने धर्म को अपना रहे हो और अपने धर्म को आप दूसरों को बता रहे हो तो ऐसा कभी मत करना कि आप दूसरे पे जोर जबरदस्ती करो। फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज में फोर्स करोगे तो दबाव से इस लोकतंत्र का हनन होता है। तो इसीलिए ये भी बात बोली है कि राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को दबाव करके वो धर्म अपनाने की बात कहे, सबसे पहली बात। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को, दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती कन्वर्जन कराता है, कन्वर्ट करता है, तो भाई इस चीज का ये परिणाम होगा कि आपको कन्वर्जन अगर आप कराते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति के अगेंस्ट में अपील कर सकते हो। आर्टिकल 26 पे आते हैं। आर्टिकल 26 कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से अपने धर्म को अपना सकता है, धार्मिक कार्यों को कर सकता है। एक्चुअली आर्टिकल 26 से रिलेटेड ना केस है केशवानंद भारती का, केशवानंद भारती का केस है। ठीक है, अब ये केशवानंद भारती का केस क्या कहता है? ठीक है भाई, आप
मान लीजिए आपने किसी धर्म को अपनाया, अब आप उसके रिलीजियस अफेयर कैसे कर सकते हो? आप ट्रस्ट बनाना चाहते हो, आप पुस्तकें हैं, हवन कुंड वगैरह है या धर्म का सामान है, आप वो सब रख सकते हो। और केशवानंद भारती की ऐसे ही मठ था, रिलीजियस मठ था। फंडामेंटल राइट के बाद मैं सबसे पहले आपको केसेस कराऊंगी, तो केसेस में आपको डिटेल बताऊंगी। तो रिलीजियस अफेयर आप कर सकते हो। केशवानंद भारती ने आर्टिकल 26 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट में केरला सरकार के विरुद्ध पिटीशन डाली थी। ठीक है। आर्टिकल 27 कहता है धर्म के नाम पर कोई भी कर नहीं लगेगा। धर्म के नाम पर कोई भी कर नहीं लगेगा का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है तो ऐसा नहीं है आप उस पर टैक्सेशन लगाओगे। तो क्या हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में कोई टैक्सेशन लगता था? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि क्या भूतकाल में कोई ऐसा टैक्सेशन था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जिंदगी में हिस्ट्री तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, यस और नॉट, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपको पता होगा कि भाई जजिया नाम का टैक्स होता था, ठीक है, जजिया टैक्स लगाया जाता था। तो क्या ये जजिया टैक्स एक्चुअल में है क्या? ठीक है भाई, होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी गैर मुसलमान है तो उसको टैक्सेशन देना होगा। शुरुआत बात ये थी कि मुसलमान जो सिपाही हैं वो गैर मुसलमान की रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए उसे टैक्सेशन करना होगा। परंतु बाद में चल के क्या हुआ, इसे बना दिया रिलीजियस टैक्स। ये बन गया रिलीजियस टैक्स, ठीक है, रिलीजियस टैक्स बन गया। अब फिर उसके बाद समय आया अकबर का, अकबर ने इसको खत्म कर दिया, ठीक है, अकबर ने इसे खत्म कर दिया इस सिस्टम को। ओके, जब अकबर ने इसे खत्म कर दिया फिर दोबारा से औरंगजेब ने इसे शुरू कर दिया। और औरंगजेब ने जब इसे शुरू किया तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज के बारे में है? तो यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि भाई आज की डेट में आप किसी भी धर्म को अपनाओ, आपको कोई टैक्सेशन नहीं देना होगा। अगर आपको हज यात्रा करनी है, कांवड़ यात्रा है, तो इवन सरकार सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक संस्थानों को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। बेटा इसका मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए अगर आप कोई धार्मिक संस्थान ओपन करना चाहते हैं, आप मंदिर खोलना चाहते हैं, गुरुद्वारा ओपन करना चाहते हैं, तो यू आर फ्री। आप आर्टिकल 28 के अंतर्गत डीसी का परमिशन लेके आप मंदिर गुरुद्वारा बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी है। पर जैसे इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, यहाँ पर तो अगर कल को किसी को कहीं भूमि पे कब्जा करना होता है, बस मूर्ति रख दो, समझ रहे हो, धर्म की मूर्ति आ गई तो लोग अपने आप पीछे हो गए। ऐसा हो चुका है इंडिया के अंदर, कई केसेस हैं। तो भाई आर्टिकल 28 कहता है आप अपने धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। तो बेटा ये हमारा हो गया फंडामेंटल राइट नंबर 4। अब आगे बात करते हैं फंडामेंटल राइट 5वां, 5th, ठीक है, फंडामेंटल राइट 5th। देखो 4 क्या कहता है, 25 से 28। आर्टिकल फंडामेंटल राइट 5th क्या कहता है, आर्टिकल 29 और 30, ठीक है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, क्या मतलब है एजुकेशनल और कल्चरल राइट का, ठीक है। एजुकेशनल और कल्चरल राइट, ओके भाई। आर्टिकल 29 और 30 जो कहता है, एक तो इक्वालिटी हो गया, स्वतंत्रता की बात हो गई, शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात हो गई, और इसके बाद धर्म की भी बात हो गई। इन सब के बाद अब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और उनकी टीम मेंबर्स कहते हैं कि भाई हमें समाज के माइनॉरिटी सेक्शन के बारे में भी सोचना चाहिए। सही बात की नहीं भाई, अल्पसंख्यकों के लिए भी क्या है,
तो यहां पर आर्टिकल 29 और 30 कहता है कि हमारे देश में अगर किसी की संख्या कम है धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे, तो वो व्यक्ति अपने कल्चर को, अपनी शिक्षा को अपने हिसाब से फॉलो कर सकता है। ये भी उसका एक फंडामेंटल राइट है। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता तो आपके पास पावर है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा आप में से कोई बताएगा कल्चरल राइट होता क्या है? क्या होता है कल्चर का मतलब? क्या होता है संस्कृति का मतलब? क्या होता है भाई? कल्चर का मतलब होता है आप कैसे खाते हैं, आप कैसे पीते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आपका तरीका क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, वो कहलाता है संस्कृति। जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे गुजरात में लोग ढोकला खाते हैं, अरे पंजाब के लोग भांगड़ा करते हैं, ये उनका कल्चर है। ठीक है, तो कल्चर आपके रिप्रेजेंट करता है आपके बिहेवियर, आपके वे ऑफ लाइफ को। तो जो अल्पसंख्यक है, हिंदू सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर, मुस्लिम की संख्या कम है, क्रिश्चियन की संख्या कम है, तो ये जो माइनॉरिटीज हैं, क्या ये अपने कल्चर को एडॉप्ट कर सकते हैं? उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो आर्टिकल 29 और 30 किसके लिए है? ओनली सिटीजन, सिर्फ नागरिक के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? सिर्फ नागरिक के लिए है। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो ये किससे रिलेटेड है? 29 और 30 माइनॉरिटी से रिलेटेड है। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। ठीक है, अब इसके ऊपर बात करते हैं आर्टिकल 29 क्या और आर्टिकल 30 क्या है। चलिए अपनी चर्चा जारी करते हैं, पर उससे पहले हम आर्टिकल लिख लेते हैं। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण। आर्टिकल 30 कहता है माइनॉरिटीज कैन establish educational institutions। ठीक है, कि अल्पसंख्यक शैक्षिक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है बालकों, चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है? हे मेरे प्यारे बालकों, यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया कि भाई हमारा देश इतना प्यारा भारत, ये सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी की बात नहीं करता, ये माइनॉरिटी को भी देखता है, अल्पसंख्यकों की भी बात करता है, और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज भी बना है। समझते हैं क्या है, क्या काम है इनका? ठीक है, क्योंकि ये चीजें प्रीलिम्स में आती हैं, और अब जो बताने वाली हूँ ये सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में, पेपर में, पीसीएस में भर भर के आए हुए हैं। और गाइस, अगर आपने ढंग से इस मेरे पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो पॉलिटी के अप्रोक्सीमेटली 40,000 क्वेश्चंस आप घटना चक्र से बना लीजिएगा। और यहाँ पे जो टेस्ट पेपर होता है, रेगुलर एग्जामपुर का टेस्ट पेपर आप सॉर्ट आउट करिएगा। डेली आप हर शनिवार टेस्ट पेपर को आप देखिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, या आप में से कोई बच्चा चाहता है कि भाई मुझे मैडम से बात करनी है, ठीक है, अगर आप में से कोई भी बच्चा चाहता है कि मुझे मैडम से बात करनी है, तो बेटा मैं आपको मेल आईडी दे रही हूँ, upasna.exampur@gmail.com। ठीक है बेटा, ये मेरा ईमेल आईडी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी बच्चे को ऑप्शनल का क्वेरी है,
कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना है या नहीं लेना है, या आधार बैच में एडमिशन का है, वॉटएवर, या फिर प्रिपरेशन से संबंधित, डाउट से संबंधित, तो हम क्या करेंगे भाई, आप लोगों का एक ऐसा सेशन ले लेंगे। और वैसे भी आज जो 2:30 पे डीएनए की क्लास है, उस डीएनए की क्लास का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि एक तो 10 अक्टूबर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, 10 अक्टूबर का समय आ गया है, करंट अफेयर वगैरह के लिए क्या करें, और दूसरा हम लोग बताएंगे कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करना है, और इसी के साथ साथ यूपीएससी का सिलेबस क्या है। क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने ऐसा देखा है कि हमारे प्यारे बालकों को, जो बच्चा नया हमसे डेली यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, उस बच्चे को यही नहीं पता कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हमेशा किसी भी गेम को खेलो तो याद रखना गेम के नियम पहले पता होने चाहिए, गेम के रूल जानो, तब जाके गेम को खेलना शुरू करो। ऐसे नहीं कि दूसरे ने कहा यूपीएससी तो बस तैयारी शुरू। फर्स्ट सी द सिलेबस, सी द प्रीवियस ईयर पेपर, देन कैसे आपकी क्षमता है, क्या आपकी वीकनेस है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मैंने आपको अपना कांटेक्ट भी दे दिया कि आप इस तरीके से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आते हैं आर्टिकल 29 पे। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। अब प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज क्या है? माइनॉरिटीज क्या है भाई? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं लिखी है। अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं लिखी है, ठीक है, मात्राएं नहीं लिखी है। मतलब देयर इज नो वेयर इट इज रिटन कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी, कहीं नहीं ये परिभाषा लिखी है। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा, इवन ऑल्दो पेपर में भी आया हुआ है, तो मैडम फिर किस तरीके से हम कहें कि ये अल्पसंख्यक है या ये अल्पसंख्यक नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्पसंख्यक किस आधार पे जाना जाएगा? अल्पसंख्यक जाना जाएगा वह वर्ग जो धर्म और भाषा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं दो आधार पे रिकॉग्नाइज्ड करता है, इन्हीं दो आधार पे पहचानता है कि टोटल भारत की जो जनसंख्या है उसका कर दो आधा, 50% जनसंख्या से कम जिसकी जनसंख्या है, पर धर्म और भाषा के आधार पे जिसकी संख्या कम है, उसे आप दर्जा दे देंगे किसका? अल्पसंख्यक का, माइनॉरिटी का। तो आर्टिकल 29 कहता है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है उसको कैसे सुरक्षित रखना है। परंतु अब आपको ये पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यक हैं कौन कौन से, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, ठीक है। इसके अलावा जैन है, जैन भी 2014 में ऐड हुआ है, इससे पहले जैन नहीं था। बुद्धिज्म है और सिख है, ठीक है। तो बेटा ये कितनी माइनॉरिटी हो गई? ये टोटल हो गई 6 माइनॉरिटी। तो आज संविधान में 6 माइनॉरिटीज हैं, 6 अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, 6 माइनॉरिटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इन 6 माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन, अब इस प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? इनके प्रोटेक्शन का मतलब है कि भाई कल को अगर मान लीजिए इनकी कोई शिकायत होती है, देखो ना बेटा, वैसे भी ध्यान किसका रखा जाएगा? जिसकी संख्या कम है। मान लो इस क्लास में इंजीनियर्स हैं और एक बच्चा आया वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर माइनॉरिटी हुआ। मान लो ये डॉक्टर्स की क्लास है, यहाँ पे एक बच्चा इंजीनियर आया, तो वो बच्चा माइनॉरिटी है। एग्री और नॉट? तो इस तरीके से माइनॉरिटी जो है जिसकी संख्या कम है, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन कहता है धर्म व भाषा के आधार पे जिसकी संख्या पूरे भारत की जनसंख्या से 50% से कम हो। तो मेरे प्यारे बालकों, आपको इतना तो चीज क्लियर हो गई है, ठीक है।
प्रोटेक्शन कैसे करेंगे माइनॉरिटीज का? देखो, सिख है 2%, सिख कहते हैं कि हम इंडिया में प्रोटेक्ट नहीं है, या फिर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम कहता है हमारे ऊपर है, या फिर कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति कहता है हमारे ऊपर अत्याचार है या नहीं है। तो भाई संविधान कहता है आपकी संख्या कम है तो आप टेंशन मत लीजिए, भाई भारत का संविधान है, आपकी रक्षा की जाएगी। और आपकी रक्षा कैसे की जाएगी भाई? इसके लिए नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी बनाया गया है, अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग। अब ये नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी क्या है? सबसे पहले तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है। वैधानिक बॉडी का मतलब क्या है कि इसे संसद ने बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बना हुआ, संसद ने बनाया है, 1992 में बनाया गया। इसके अंदर एक चेयरमैन होगा, मतलब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी का अध्यक्ष होगा, एक होगा वाइस चेयरमैन मतलब उपाध्यक्ष होगा, और इसके नीचे होंगे 5 मेंबर, ठीक है। और हमेशा ये अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं ये सेंटर गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है, और केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने के बाद तब जाके केंद्र सरकार उस हिसाब से माइनॉरिटी के संरक्षण के लिए नीतियां बनाती है, पॉलिसी बनाती है कि किस तरीके से इनका प्रोटेक्शन करना है। तो बेटा आपको ये चीज समझ में आई? और इसके अलावा आप क्या करोगे? ये एनसीएम क्या करता है कि भाई कहीं पर इनके हितों की हितों की रक्षा तो हो रही है, कहीं पर दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, कहीं पर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इनकी कोई शिकायत हो, ठीक है। तो इनके पास पावर्स भी होती है, एनसीएम के पास, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के पास पावर भी है। पूरी इंडिया में अगर कहीं पे इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी को बुलाना है, सब ये कर सकते हैं, सिविल कोर्ट के जैसी पावर है इनके पास। और इसके अलावा माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन भी मिलता है, रिजर्वेशन भी मिलता है, ठीक है ना, आरक्षण भी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए, देखिए जब आप फॉर्म भरते हो तो कई फॉर्म्स में ऐसा आता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, ऐसा भी आता है, ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि रिजर्वेशन हो गया, कमीशन हो गई, इस तरीके से, और इनके लिए सोशल वेलफेयर पॉलिसी बनाई जाती है, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए नीतियां बनाना, नीतियां बनाना, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिकल 29 अपना काम करता है, ठीक है। तो बालकों, आर्टिकल 29 में किसी को कोई डाउट है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको मेल आईडी तो दे ही दी है, अगर आपको कोई भी इशू है, कुछ भी पूछना है तो आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान को स्थापित कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिए, ये आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता था? कल्चर और एजुकेशन। आर्टिकल 29 क्या? कल्चर से रिलेटेड है। आर्टिकल 30 क्या है? एजुकेशन। कि भाई ये जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, ये जो माइनॉरिटीज हैं, क्या ये अपनी भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या इनकी जो शिक्षाएं हैं ये अपनी शिक्षाओं को आगे बढ़ा सकते हैं? तो बेटा इसमें 2 तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक होते हैं एडिड और एक होते हैं नॉन एडिड या अनएडिड, ठीक है, अनएडिड। तो एडिड को हिंदी में कहते हैं अनुदानित, अनुदानित संस्थान, अनुदानित संस्थान, और अनएडिड को कहते हैं गैर अनुदानित, गैर अनुदानित संस्थान, ठीक है बालकों। अब अगला क्वेश्चन ये है कि एडिड और अनएडिड का मतलब क्या है? भाई देखिए, एडिड और अनएडिड, एडिड और अनएडिड, अनुदानित और गैर अनुदानित, इसका मतलब क्या है? अनुदानित का मतलब है ये वो माइनॉरिटीज,
अल्पसंख्यक के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो अल्पसंख्यक के संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेंटर गवर्नमेंट से फंड लेते हैं। ठीक है, फंड लेते हैं ये। तो जब ये सेंटर गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से फंड लेते हैं तो इनका सिलेबस भी सेंटर गवर्नमेंट की तरह होना चाहिए। सही बात की नहीं? इनका सिलेबस भी सेंटर गवर्नमेंट की तरह होना चाहिए। अब सेंटर गवर्नमेंट की तरह सिलेबस होता है, सब चीज़ें सेंटर गवर्नमेंट की तरह फॉलो करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये मतलब जो रिजर्वेशन की भी बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं, अब आप कहेंगे मैडम कौन कौन से हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया JMI, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसे गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, जैसे जीसस एंड मैरिज कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, ठीक है। तो इस तरीके के अगर कोई भी इंस्टीट्यूशंस है तो भाई वो इंस्टीट्यूशंस क्या है, एडेड इंस्टीट्यूशंस है। मतलब एडेड इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, अनुदानित संस्थान है। इनका यहाँ से पढ़ने के बाद भाई साहब आपकी कहीं भी जॉब लग जाएगी। ठीक है बच्चों, जामिया से कोई पढ़ता है केंद्र या राज्य में, सब जगह इनकी जॉब लग जाएगी, कहीं भी इनकी जॉब लग सकती है। ओके, अब अनएडेड क्या है, ये सरकार से फंड नहीं लेते, नॉट टेकिंग फंड फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, ये सरकार से, अनएडेड इंस्टीट्यूशन ये सरकार से कोष नहीं लेते, कोष नहीं लेते। ठीक है, गैर अनुदानित, गैर अनुदानित और अनुदानित। तो भाई जो अनएडेड इंस्टीट्यूशंस हैं ये कभी भी गवर्नमेंट से फंड नहीं लेते। जब फंड नहीं लेते तो सिलेबस आप कोई सा भी रखो, आपकी मर्जी। सही बात की नहीं? फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसी तरीके से ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई ये कहते हैं कि हम ये सिलेबस रखेंगे, मतलब हम सरकार की तरह सिलेबस रखेंगे। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये एक्चुअल में धर्म शिक्षाएं पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब जैसे फॉर एग्जांपल अनएडेड इंस्टीट्यूशंस कौन से हो गए, जैसे आपका मदरसा हो गया, मदरसा हो गया, या फिर इसके अलावा गुरुकुल हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे धर्म की शिक्षाएं पढ़ाई जाती हैं। धर्म की शिक्षाओं का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे वो नहीं पढ़ाया जाता है जिसको पढ़ाने से सरकार आपको जॉब देगी। यहाँ पढ़ने से आप प्रिस्ट बन सकते हैं, यहाँ पढ़ने से आप मौलवी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धर्म की शिक्षाएं होती हैं, यहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है, धर्म वेद पढ़ाए जाते हैं। तो इनको पढ़ने के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपका फला फला जगह पे गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो यहाँ पढ़ने के बाद कहीं जॉब नहीं लगती है, यहाँ पढ़ने के बाद आप पूरी इंडिया में कहीं भी जॉब ले सकते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति है, माइनॉरिटीज हैं, तो उनके पास पूरा अधिकार है कि सिख लोग मिलकर अपना सिख संस्थान शुरू कर सकते हैं, मुस्लिम लोग मुस्लिम संस्थान शुरू कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी, आप कोई सा भी इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया आपका फंडामेंटल राइट 5वां। ठीक है, फंडामेंटल राइट 5th जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट 5th है। और अब आपका लास्ट फंडामेंटल राइट रह गया, फंडामेंटल राइट 6। उसके बाद फंडामेंटल राइट खत्म, फिर उसके बाद हम देखेंगे केसेस। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट 6 आर्टिकल 32। बेटा एक चीज है, आर्टिकल 31 जो है, आर्टिकल 31 हट चुका है, क्योंकि आर्टिकल 31 जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, संपत्ति से रिलेटेड है, वो हट चुका है। ठीक है बेटा, तो आर्टिकल 19 क्लाउस 1 सब क्लाउस F भी हट चुका है, आर्टिकल 31 भी हट चुका है। आर्टिकल 32 क्या कहता है, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल
रेमेडीज। ठीक है, संवैधानिक उपचारों संवैधानिक उपचारों के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, एक सेकेंड। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट अगेंस्ट नहीं है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बेटा ये सही कर लेना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है। मैं एक काम करती हूँ, आपको रिट लिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मेन चीजें लिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन समझेंगे अगली क्लास में। और भाई आप लोग शेयर वेयर कर दिया करो चैनल को, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, परिजनों को। और इसी के साथ साथ लिंक शेयर के साथ साथ जो एग्जामपुर का मेन चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कर देना। और जो बच्चा हमारे साथ नया जुड़ रहा है, हमारे परिवार में नया जुड़ रहा है, वो बच्चा बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर, एमपी एग्जाम बाय एग्जामपुर दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपका स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये स्टेट स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब करने से सुबह से शाम तक आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप एक चैनल को भी ढंग से फॉलो अप करेंगे तो आपका पीसीएस इंटरव्यू लेवल तक क्वालिफाई होगा। परंतु अगर आप भटकते रहेंगे तो आप भटकने में तो शेर हो जाएंगे, पर एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा वो गारंटी नहीं है। क्योंकि जो ज्यादा भटक जाते हैं, ज्यादा सोर्सेज से पढ़ लेते हैं, तो भाई वो भी सही नहीं है। ठीक है ना, इतना पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, 100% सिलेक्शन होगा। इतना ढेर पढ़ लिया, रिवीजन नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। फिर ये मत कहना मैंने तो बहुत अच्छे नोट से पढ़ा या मैंने खराब नोट से पढ़ा। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग प्लीज गाइस, टीचर जो होता है ना, एजुकेशनिस्ट होता है, वो आप लोगों को चीजें बताता है, फिर आपका काम शुरू होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के साथ साथ एग्जामपुर मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भाई इस आर्टिकल को कहा है, इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की दिल व आत्मा है। दिल व, यह संविधान की दिल व आत्मा है। किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है। ये चीज आपके पेपर में पूछता है, कई बार पीसीएस में आई है, आरओ, यूपी पीसीएस, बिहार, एमपी में क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की दिल व आत्मा किसे कहते हैं? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा। अब ये आर्टिकल 32 कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसका रेमेडी कर रहा है। रेमेडी का मतलब आप समझ रहे हो, उसको सही करना। तो ऑटोमेटिकली अगर 5 फंडामेंटल राइट में कोई फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलता, तो आपके पास पावर है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ अंडर आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट जाओ आर्टिकल 226 के तहत। अगर सोचिए आपके पास राइट है पर आपके पास अपील की पावर नहीं है, तो भाई वो राइट किस बात के हैं? वो राइट तो सिर्फ लिखे हुए हैं। एग्री और नॉट? तो इसीलिए इस वाले फंडामेंटल राइट को कहा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 gives the power of judicial review, gives the power of judicial review। ठीक है, यह अनुच्छेद 32 न्यायिक
समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, ठीक है, की शक्ति देता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ इफ एनी फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, कोई भी मौलिक अधिकार है हनन हो रहा है, देन पर्सन हैव पावर टू अपील इन, देन पर्सन हैव पावर टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। यदि किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो भाई साहब आपके पास पावर है आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाए, और हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के तहत सीधा जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ साथ आता है आर्टिकल 32 में रिट्स, ठीक है, रिट्स। तो रिट्स कितनी है? 5 रिट है, ठीक है। सबसे पहली है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है मेंडामस, मेंडामस परमादेश। तीसरी है प्रोहिबिशन, निषेधाज्ञा। और चौथी है सशररी उत्कृष्ट लेख। और 5वीं है क्यो वेरेंटो, अधिकार पृच्छा। तो भाई ये हो गई आपकी 5 रिट, ठीक है। और इन 5 रिट के बारे में जो डिस्कशन चलेगा पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम आगे कल की क्लास में, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन 5 रिट के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, लिखवाया जाएगा। डिटेल डिस्कशन रिट का चलेगा कल की क्लास में, ठीक है। प्लस में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल 32 तक तो हो गया, परंतु आर्टिकल 33, 34, 35 क्या है वो भी मैं आपको कल ही बताऊंगी। तो हमने जो पढ़ा आर्टिकल 12 से शुरू से पढ़ा, 12 से लेके 35 तक हो गया, ठीक है बच्चों। तो कल की क्लास जो होगी हम लोगों की फंडामेंटल राइट खत्म, उससे अगली क्लास में केसेस खत्म, फिर हम मिलेंगे डीपीएसपी में। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।